ये तो जो आरएसएस का एजेंडा इस देश में चल रहा है, उसका एजेंडा है ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को हिंदू बनाने का। हिंदू बनाने का मतलब है आरएसएस का काम कर, कहने का ओबीसी है, काम में कोई ओबीसी का नहीं करते। कहने के लिए जब वोट लेने जाते हैं तो बोलते हैं हम ओबीसी का, एक काम भी ओबीसी का नहीं हुआ। और इस देश में जो हम लोग की स्थिति है ओबीसी की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, उसको कमजोर करके, ताकि अब शिक्षा इतना महंगा कर दिया जाएगा कि हमारे आपके पास का रहेगा नहीं। हनुमंत राव जी जब हम लोग 4 से 9 के बीच में एमपी थे, उस जमाने से हम लोग सारे लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए थे। ओबीसी एमपी की मीटिंग हम लोग बराबर कर रहे थे, उसका आयोजन ये खुद करते थे। उसमें बहुत सारे एमपी हम लोग आते थे और हम लोगों ने मांग रखा था कि किसी भी परिस्थिति में नेशनल बैकवर्ड कमीशन बनाया जाए। डिमांड वहीं से हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है, उस समय नहीं बन पाया, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग, कुंदेव नारायण यादव जी, बहुत सारे लोग हम लोग उसमें लगे रहे, इनका भी बड़ा योगदान रहा। तो बीच में हम एमपी नहीं रहे तो वो भी इस कार्यक्रम में लगे रहे, बिहार में एमएलए हो गए। हम लोगों ने मेहनत करके इसको बनवाने का काम किया। 4 से शुरुआत किया था ओबीसी एमपी के फॉरम को, और मेहनत इनका पूरा रहा, सबको बराबर बुलाते रहते। इस बार आप कम मेहनत किए, आप हम ही को कल फोन किया, हम तो ट्रेन से भी 4 बजे उतरे। आप जब चाहिएगा तो पूरा ओबीसी का एमपी, क्योंकि आपने काम किया वो हम जानते हैं, बाकी लोग तो जानते नहीं, क्योंकि हम उस समय बहुत कम उम्र में थे, आपके साथ थे। तो हम लोग, आप जब किसी ओबीसी एमपी के पास जाएंगे और हम बताएंगे कि हनुमंत राव जी ने 4 से भी इसको शुरू किया था, उसके पहले नहीं था ओबीसी एमपी का कोई फोरम। सब लोग डरे रहते थे कि अरे ओबीसी के एमपी है, कल मेरा पार्टी का टिकट कट जाएगा, कांग्रेस पार्टी, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नाराज हो जाएगा, क्या होगा। लेकिन इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर इसको शुरू किया। और हम लोग उस समय राष्ट्रीय जनता दल में थे, समाजवादी पार्टी के जितने भी एमपी थे सब लोग आते थे, और हम लोगों ने इस मांग को रखा। आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कोई पार्टी की सरकार इस देश में आती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहे कि बीजेपी की सरकार रहे कि किसी की सरकार रहे, जब सरकार आने के पहले वो बैकवर्ड का बात करती है, और जब सरकार आ जाती है तो उनको भूल जाती है। और आपको जो आरक्षण मिला है, हम लोग 4 से 9 के बीच में, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन दिया, तो हम लोगों के जितना उन्होंने किया मंडल कमीशन के लिए कि अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, और उन्होंने मंडल कमीशन दिया। बाकी जो बचा हुआ मुद्दा था 4 से 9 के बीच में ओबीसी एमपी के फोरम का ये फायदा हुआ कि अर्जुन सिंह, स्वर्गीय सम्मान्य अर्जुन सिंह जी नहीं रहे, न विश्वनाथ प्रसाद, उन्होंने बाकी बचे हुए पार्ट को दे दिया एजुकेशन में। उसमें सारे बैकवर्ड एमपी जो हम लोग मीटिंग किए थे उसी का असर था। देवेंद्र यादव जी थे, रामकृपाल यादव थे, सारे लोग, हनुमंत राव जी उसके संयोजक हुआ करते। हम लोगों ने उसको भी अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सब मीटिंग करके सरकार के सामने ये कहा कि यदि आप मंडल कमीशन का रेस्ट पार्ट नहीं पास करिएगा प्रणब दादा जी, तो हम लोग आज बजट आपका पास नहीं करेंगे, बजट आपका गिर जाएगा। क्योंकि बहुमत में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल नहीं देते तो सरकार उसी के सहारे चल रही थी। दादा ने कहा कि आज आप लोग इस बजट को पास करिए, कल हम आपका पास करा देंगे। अर्जुन सिंह जी ने कहा कि आप लोग लड़े रहिए, हम तो देने के लिए तैयार हैं, और आज लिया हम लोग। उस समय हिम्मत था। आज क्या हो रहा है कि जो भाजपा में जो एमपी है ओबीसी का, बड़ा डरता है, वो बोलता हम हिंदू हो गए। अरे वो तो चाहता ही कि तुम हिंदू हो जाओ, जब हिंदू हो जाएंगे तो जात खत्म हो जाएगा। ये तो जो आरएसएस का एजेंडा इस देश में चल रहा है, उसका एजेंडा है ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को हिंदू बनाने का। हिंदू बनाने का मतलब है आरएसएस का काम करना। आज क्या है, जितने बहालियां हो रही हैं जेएनयू में, डीयू में, क्या क्या जितने एबीवीपी के पट्टाधारी थे सबको लेक्चर बहाल कर दिया उसने। इंटरव्यू में जाइए आप, जो इंटरव्यू में पढ़े लिखे छात्र हैं, हम तो नहीं जानते कौन है, हम लोग के भी हैं, कोई भी छात्र जो पीएचडी किया है, बहुत रिसर्च किया है, सब चीज़ है, आप इंटरव्यू में जाइए, इंटरव्यू बोर्ड में 2 मिनट में निकाल देता, कुछ पूछता ही नहीं, क्योंकि तो पहले से आरएसएस लिस्ट भेज दिया। हम लोग तो लोकसभा से लेकर खुले सब जगह बोल रहे हैं कि आरएसएस इस देश में चाहता है कि जो ओबीसी का आदमी है वो हिंदू हो जाए। हम कहते हैं हम हिंदू क्यों हो जाए, हम पिछड़ा जाति के लोग हैं, आप हमारा आरक्षण दो। बोलते हैं ना आपको मिल गया तो हिंदू तो हो ही गया। इसलिए हिंदू मत बनिए ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। आप अपने जात पर यदि अड़े रहिएगा तभी आपको कुछ हक मिलेगा।
सही बात। और आरक्षण तो धीरे धीरे जब सरकारी नौकरी खत्म हो रही है तो आपके आरक्षण का क्या मतलब रहा? रेलवे जो मुख्य स्रोत था हम लोग को आरक्षण देने का, जिसमें से 50% नौकरियां लगती, उसमें तो सारे चीज उसने कांटेक्ट पे दे दिया। जो 4th ग्रेड 3 ग्रेड का हम लोग आते थे, इसलिए ये प्लान है पूरे देश में आरक्षण को समाप्त करने का। जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसी समय हमारे सम्मानीय आडवाणी जी कमंडल का रथ लेके निकले था, उस रथ को उन्होंने आज आगे बढ़ा दिया। इसलिए आप कोई भी सरकार है, हम लोगों ने मेहनत करके हम बोले भाई आप जातीय जनगणना करिए, कांग्रेस पार्टी ने उसको लाया लेकिन आउट नहीं, उसको नहीं लाया फ्लोर पे। आज क्या सारे लोगों ने मांग किया, सम्मान्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का, बड़ा खुशी है भाई आप पिछड़ी जाति के हैं, हमको भी खुशी है, क्योंकि हम लोग बैकवर्ड की जब बात करेंगे, किसी दल में पिछड़ा आदमी प्रधानमंत्री बने, चाहे बीजेपी में बने कि कांग्रेस में बने कि टीआरएस में बने कि वाईएसआर में बने, इससे बड़ा खुशी क्या होगा हम लोग के लिए? जब उसी की लड़ाई शुरू किए हैं तो हम लोग को बड़ा खुशी हुआ। लेकिन क्या हुआ, पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी क्या ओबीसी का कास्ट सेंसस कराने के लिए तैयार हुए? 8 साल हो गए, मना कर दिया, बोला नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि वो देखता कि जब उनकी जो शक्ति है ओबीसी का पूरे देश में जब सामने आ जाएगा तो बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए नहीं किया। कहने का ओबीसी है, काम में कोई ओबीसी का नहीं करते। कहने के लिए जब वोट लेने जाते हैं तो बोलते हैं हम ओबीसी का, एक काम भी ओबीसी का नहीं हुआ हम लोगों का। जो लड़ाई का फल था कि हम लोगों ने मंडल कमीशन पूरा ले लिया। लेकिन आप जो बहालियां हो रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो भी पढ़े लिखे छात्र हमारे हैं सब परेशान हैं, एक बहाली नहीं कर रहा है। वो तो आरएसएस का लिस्ट जाता है वही बहाल हो रहा है। कितनी प्रयास, आप कितनी पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे वीसी आज क्या किया, 4 साल का कर दिया उसने ग्रेजुएट का कोर्स। गरीब लोग, हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे पिताजी बोले भाई कितने दिन में तुम इंटर कर लोगे? हम बोले 2 साल में कर लेंगे। बोला 2 साल का पैसा दे दिए। बोले पिताजी अब 2 साल और हमको करना होगा ग्रेजुएशन के लिए। बोला अरे तुम तो बोले 2 ही साल पढ़ेंगे। क्योंकि पिछड़ा वर्ग का लोग इस देश में शेड्यूल कास्ट कर लो, शेड्यूल कास्ट कर गरीब है। आप आंध्र प्रदेश से पिछड़ा को मत जोड़िएगा, आबादी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, जहाँ हम लोग की आबादी है बहुत सारी बड़ी आबादी जिसको राजनीतिक रूप से भी जागरूक है, वहाँ गरीबी है, वो पढ़ नहीं पाता। अब इन्होंने 4 साल डिग्री का कोर्स कर दिया, अब बोला सीधे पीएचडी कर लीजिए आप। तो मतलब जितने सुविधा मिलता था हम लोग को, बैकवर्ड को आपको जो भी स्टाइपेंड मिलता था, सारे स्टाइपेंड इन्होंने खत्म कर दिया। आपको सब उठा के 4 साल के लिए, 4 साल में गरीब आदमी जब 4 साल देखेगा अरे बोलेगा 4 साल पढ़ना है, 4 ईयर, बोला छोड़ दो पढ़ाई। ये प्लानिंग से शिक्षा को पिछड़ा जाति और दलित से अलग करना चाहता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है। और इस देश में जो हम लोग की स्थिति है ओबीसी की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, उसको कमजोर करके, ताकि अब शिक्षा इतना महंगा कर दिया जाएगा कि हमारे आपके पास का रहेगा नहीं। बहुत सारी बात है, बहुत सारे एमपी बैठे हैं, फिर किसी दिन हम तो एक ही निवेदन करेंगे आपसे, आप 5 दिन 10 दिन का समय लेके आइए। आपको दिल्ली में रहने का व्यवस्था बहुत अच्छा है, नहीं भी मेरे घर में रहिए आके, मेरा बड़ा सा घर है जो मिला है, बिल्कुल कोना में दिया भाजपा वालों ने, कोई चिंता नहीं। आपको अलग से एक रूम देंगे, वहाँ आपका ऑफिस खोल देंगे, क्योंकि वहाँ वो पिछड़ा वर्ग का ऑफिस खोली हनुमंत राव जी, आपने जो मेहनत किया हम जानते हैं। बाकी तो हम जब थे आपके साथ हमको पता था कि कितना मेहनत आपने किया है, उसका फल भी मिला। हम आपको ऑफिस दे देंगे, रहने के लिए कमरा दे देंगे, आप 10 दिन रहिए। आपके साथ हर एमपी के दरवाजा ओबीसी पर जाके निमंत्रण छपवा के उसको बंटवाएंगे। इतने तारीख को 6 बजे मीटिंग करेंगे, हम खुद से जाके कहेंगे। 1-2 एमपी माधव जी को ले लेंगे, इनको ले लेंगे, 4-5 एमपी किसी बैकवर्ड एमपी के दरवाजे पर चले जाएंगे। एक बार उसको सोचने के लिए बात होगा कि हम नहीं जाएंगे तो ये मैसेज मेरे क्षेत्र में चला जाएगा कि आपने बैकवर्ड एमपी का सम्मान नहीं किया। वो भय से आएगा, बिना भय से नहीं आएगा। आप जो सोचिएगा ऐसे हम फोन कर दिए और आ जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। हम लोग 4-5 आदमी उसके फोटो खिंचवाएंगे कि आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, व्हाट सोशल मीडिया में डाल देंगे कि हम लोग सारे बैकवर्ड एमपी उनके दरवाजे पे गए, वो देखो कितना बैकवर्ड के लिए अच्छा काम करा कि मीटिंग, इतना डरता है कि मीटिंग में भी ना आया। इसलिए हम तो अंग्रेजी नहीं जानते, पता नहीं कितने लोग हमारी भाषा को समझ पाएंगे। लेकिन यू ओपन 1 ऑफिस इन माई रेसिडेंस, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू 1 रूम। If you want to stay in my house, you stay in my house. Great, thank you. And we will go along with all 4-5 MP to every OBC MP in the door. You come this date by the meeting date, you come by 6 o'clock.
The meeting will run by 12 o'clock. Dinner will arrange, everything you will arrange. So I will come. If वो बात होगा आपके यहाँ दस्तखत करने के लिए, वो कुछ बोले कि नहीं बोले, आपके यहाँ रजिस्टर रखा रहेगा। जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो ज़्यादा ओबीसी का एमपी, वो बात होगा कि वहाँ जागरूकता बहुत है। यदि ओबीसी को लग जाएगा कि इसने हमारा मुद्दा नहीं उठाया और ये भाग गया, तो अगला चुनाव नहीं जीत सकता, किसी दल से लड़िए। इसीलिए आप लोग मजबूती से करिए, हम सब चीज़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग के पास समय कम होता है, क्योंकि हम लोकसभा के एमपी हैं, क्षेत्र भी भागना पड़ता है, यहाँ भी जाना पड़ता है। लेकिन आप तो सीनियर सिटीजन हैं, आपने अभी आप हैं, आपके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे, आप इसको करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।